यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन हम लोग देखेंगे, है ना। अभी वहां तक पहुंचे नहीं है क्रोमेटिन में। चलो, हम लोग देख रहे थे पहले सेल ऑर्गेनेल, इसमें हम लोग चलते हैं। सेल ऑर्गेनेल ये देख रहे थे अपन। चलो, इसमें हम लोग देखेंगे अभी पहला सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? क्योंकि इसके अंदर में पाया जाता है सभी प्रकार के रेस्पिरेशन से संबंधित एंजाइम्स। रेस्पिरेशन का प्रक्रिया पढ़े होंगे फिजियोलॉजी में, उसमें जो भी प्रोसेस चलता है, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, उसके डिग्रेडेशन के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया उन सारे एंजाइम का यूज करके क्या करता है? एनर्जी का सिंथेसिस करता है। और एनर्जी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लोग इसीलिए इसके क्या कहते हैं? पावर हाउस। अब इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने पढ़ा है कि डबल मेम्ब्रेनस होता है, लिखे हो आप लोग ने। 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ये एक पहला मेम्ब्रेन है। दूसरा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह का होता है, ऐसा करके ये। ठीक, इसके अंदर में पाया जाता है डीएनए। ये डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता इसमें, डबल स्ट्रैंडेड। और पाया जाता है राइबोसोम्स, ये कुछ इस तरह का। तो ये वाला कहलाता है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ये वाला कहलाया इनर मेम्ब्रेन। ऐसे, ठीक। और ये जो इनर मेम्ब्रेन में एक एक जो उसके ब्रांचेस रहते हैं, ये जो निकला हुआ रहता है आर्म्स, हाथ जैसा या फिंगर जैसा, उसको कहा जाता है क्रिस्टी। ये ठीक, इसमें पाया जाता है राइबोसोम। कैसा वाला राइबोसोम? 70S। ठीक, और ये होता है डीएनए। कैसा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये पोर्शन पाया जाता है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ये है ना। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पूरा दिखता है कि नहीं? चलो, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। अब क्या होता है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है, इसको दिया था टर्म। ये किसके दिया? बेंडा। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया। ठीक, इसके अंदर में पाया जाता है ऑल द एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से संबंधित सारे एंजाइम्स इसमें मौजूद रहते हैं। और इन्हीं एंजाइम के द्वारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल या किसी भी, जैसे आपका फैट का डाइजेशन हुआ या ग्लूकोज का डाइजेशन हुआ, सारे चीज़ों का डाइजेशन होता है। और यही जो एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में पाया जाता है, वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। आगे समझ में? उधर देखने का कोई मतलब नहीं है, इसमें देखो। चलो, अब इसको एक टर्म से नाम से जाना जाता है। ये क्या कहलाता है? एंडोसिम्बायोटिक। एंडोसिम्बायोटिक कहलाता है ये, और सेमी ऑटोनॉमस।
एंडोसिम्बायोटिक एंड सेमी ऑटोनॉमस। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक। तो ये एंडोसिम्बायोटिक ये एक थ्योरी था जिसके आधार पे ये मतलब ये पता लगाया गया कि पहले समय में जो एक बैक्टीरिया है उसको दूसरा बैक्टीरिया खा गया। समझना बात को। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक बैक्टीरियल सेल की तरह है, कैसे हैं? उसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, उस बैक्टीरिया में भी आपका राइबोसोम 70S टाइप का होता है, लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की तरह बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये कहता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस प्रोकैरियोटिक सेल को हमने इंगल्फ कर लिया, अंदर ले लिया, और कोई भी सेल एक अंदर ले लिया, वो सेल बाद में यूकैरियोटिक के रूप में डेवलप हुआ। मतलब यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट प्रोकैरियोटिक सेल को अंदर लेने के बाद हुआ। तो वही बैक्टीरिया से रिसेंबल करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए पहले जमाने में एक सिद्धांत दिया गया कि जो हमारा जो सेल है वो कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से। किस लिए? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल के लगभग एक समान होने के कारण। उसी को कहते हैं इंडोसिम्बायोटिक। अंदर में मौजूद सेल के अंदर में मौजूद कोई एक सेल है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ मौजूद रहता है। सिम्बायोटिक मतलब समझे, एक दूसरे को बिना हार्म पहुंचाए जो एक दूसरे के आश्रय पर जिंदा रहते हैं, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक। सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस कहने का मतलब होता है जो अपना रेप्लिकेशन, रेगुलेशन, सिंथेसिस, सारी प्रक्रियाओं को जो खुद कर ले, वो कहलाता है ऑटोनॉमस, स्वतंत्र, है ना। ये सेमी ऑटोनॉमस है, मतलब आधा प्रक्रिया ये खुद अपनाता है क्योंकि इसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है ना, खुद का राइबोसोम है, और आधा दूसरे ऑर्गेनेल के भरोसे रहता है, वो न्यूक्लियस है। आधा काम ये न्यूक्लियस के भरोसे करता है और आधा काम स्वतंत्र रूप से खुद ही कर लेता है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस। ठीक है, लिखो इसको। हो गया, बना लिए। चलो अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं, सीधा हम लोग प्लास्टिड देखेंगे। प्लास्टिड्स, ये जो प्लास्टिड्स टर्म है इसको दिया था हेकल ने। हेकल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या दिया? प्लास्टिड टर्म। अब ये क्या होता है प्लास्टिड? ये जो है एक प्रकार का ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके 3 प्रारूप होते हैं, तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है। एक प्लास्टिड ऐसा होता है जो फूड स्टोरेज में काम करता है ना, सेल के अंदर में ये मौजूद होता है और अलग अलग फूड को स्टोर करता है ताकि बाद में वो एनर्जी के रूप में रिलीज कर सके। दूसरा प्लास्टिड जो फ्रूट्स को और फ्लावर को कलर प्रोवाइड कराता है ना। और तीसरा प्लास्टिड होता है जो ग्रीन कलर का होता है, वो आपका मेजर प्लास्टिड है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या काम में आता है? फोटोसिंथेसिस के। ठीक, तो ये तीनों प्लास्टिड को हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहले हम लोग देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये जो है मेनली क्या काम आता है? ये स्टोरेज का। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज का काम करता है, इसलिए ये स्टोरेज प्लास्टिड के नाम से भी जाना जाता है।
और ये जनरली होता है कलरलेस प्लास्टिड। इसमें कोई कलर नहीं होता, इसलिए क्या है, कलरलेस प्लास्टिड। अब ये ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है, देखते हैं। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट और तीसरा होता है इलायो। ये 3 तरह का प्लास्टिड पाया जाता है। तो ये क्या है, अलग अलग फूड को स्टोर करते हैं। ये जो एमाइलोप्लास्ट है ये स्टोर करता है स्टार्च स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन और इलायो फैट। ठीक है, स्टोरेज प्लास्टिड कहा जाता है। और ये इसके 3 फॉर्म है। अगर वो एमाइलोप्लास्ट होगा तो ये क्या स्टोर करेगा, स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन और इलायोप्लास्ट फैट। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये प्रोवाइड कराता है कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। ठीक, ये क्या है, ये कलर्ड प्लास्टिड है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो टर्म ही आता है का मतलब है कलर। तो ये क्या करता है, किसको कलर प्रोवाइड कराएगा, फ्रूट को या फ्लावर्स को। जैसे अलग अलग रंग के फ्लावर्स होंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो जो भी होंगे, तो ये फ्लावर में कलर देने का काम ये वाला प्लास्टिड करता है। दूसरा फ्रूट में जनरली जैसे एंथोसाइनिन है, पिगमेंट है, कौन सा कलर डेवलप होता है इससे, रेड कलर, एप्पल वगैरह में है ना, लाइकोपिन है ना, टमाटर में। तो ये अल्टीमेटली अलग अलग फ्रूट को डिफरेंट कलर देने का काम ये करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक, फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे हम लोग। चलो हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा सा डायग्राम, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेनस था, है ना। ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें ये रहता है आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये जो एक डिस्क स्ट्रक्चर है, एक तो डिस्क, इस डिस्क को कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड डिस्क को कहा जाता है थैलाकॉइड। जब ये डिस्क एक के ऊपर एक ऐसा अरेंज हो जाता है इस तरह से, इसको कहते हैं ग्राना। ठीक, और ये जो दो इस फिगर को जोड़ करके रखता है, ये जो पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। ये स्ट्रोमा लेमिली कहलाता है। ठीक,
इसके अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। ये इसका अपना खुद का डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा डीएनए? डबल स्ट्रैंडेड। इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कैसा वाला राइबोसोम? 70S। तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की? सैकस। इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है सैक्स। ठीक, अब ये भी एग्जैक्टली सिमिलर होता है लगभग माइटोकॉन्ड्रिया की, मतलब एंडोसिम्बायोटिक एंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ये इंडोसिम्बायोटिक एंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं इसको भी। ठीक, ये स्ट्रक्चर बना लिए। चलो चलो अगला देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी डिस्कवरी किया था पोर्टर ने। पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की। ठीक, इसमें क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ। ये तो रफ और स्मूथ किसके आधार पे कहा जाता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में क्या होते हैं, ये राइबोसोम अटैच होते हैं ऐसे, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। और स्मूथ वाला कैसा दिखता है, जब इस पे राइबोसोम अटैच ही ना हो, प्लेन रहे, तो ये कैसा दिखता है, स्मूथ। मेन चीज क्या है इसमें स्टडी करने के लिए कि इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, आपने इसका फंक्शन देख लिया, प्लास्टिड का है ना, स्टोरेज करता है, फ्रूट को कोई कलर देता है, कोई ग्रीन कलर पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक यूनिट है, ये आप लोग जान रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, है ना, कि इसमें क्या चीज में यूज होता है, ये फोटोसिंथेसिस में। ये अब हम लोग देख रहे हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करता है, पहला रोल है इसका प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल। सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कैसे, ये कुछ इस तरह का होता है, ये जो सेल है ये न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डेवलपमेंट होता है। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसे करके ऐसे निकलते चले जाता है ये। तो ये सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, ये आखिरी तक जाता है, सेल तक ऐसा बना बना रहता है। तो जो अलग हो जाते हैं वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर वो गोल्गी बॉडी में कन्वर्ट होता है, और इन्हीं से
फिर डेवलप होता है आपके माइक्रोबॉडीज का। तो अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर कहाँ से तैयार हुआ है? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ठीक है, अगला लिखो, ये क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सेल। सेल के अंदर मौजूद जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो सबको क्या करता है? खाली कर देता है। डिटॉक्सिफाई करने का काम ये करता है। तीसरा लिखो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन। अब आपने देखा है कि माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं? लाइजोसोम, पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम्स, ये सब क्या है? माइक्रोबॉडीज है। छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्म में सेल में क्या रहते हैं? पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो ये सारे बॉडीज इन्हीं से बनते हैं, टूट टूट करके। ठीक है, तो ये इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं। चलो अब देखते हैं गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडी सेल में कैसा मौजूद रहता है? ये सेल है और यहां पर ये ऐसा अरेंज रहते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, एक ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अलग होकर के एक जगह पे अरेंज हो जाता है। इसको कहते हैं क्या? गोल्गी बॉडीज। अब इसका क्या क्या रोल रहता है इसको देख लो। ये क्या करता है? रेगुलेट मूवमेंट ऑफ, क्या चीज का मूवमेंट कराता है? ये सब्सटेंसेस का। विद इन सेल, सेल के अंदर में ये क्या करता है? अलग अलग सब्सटेंस को मूव कराने का काम करता है एक जगह से दूसरे जगह। दूसरा है एक्सक्रीशन, जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम भी गोल्गी बॉडी से किया जाता है। और ये क्या करता है? सेल वॉल कंपोनेंट का सिंथेसिस भी करता है। जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स है, जैसे प्लांट सेल वॉल किससे बना रहता है? सेल्यूलोज से। तो ये क्या करता है? एक तरह से सेल्यूलोज का सिंथेसिस कराने का काम भी करेगा। वैसे ही फंजाई का सेल वॉल किससे बनता है? किसे? काइटिन से। तो ये क्या करेगा? काइटिन का सिंथेसिस करेगा। अल्टीमेटली क्या कर रहा है? ये कंपोनेंट का सिंथेसिस। सेल वॉल में जो भी कंपोनेंट पाया जाता है उसका सिंथेसिस गोल्गी बॉडी से होता है। तो ये 3 इसके मेजर फंक्शन थे। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोबॉडीज। ठीक, पहले देखेंगे लाइजोसोम। लाइजोसोम जनरली प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है? केवल एनिमल सेल में, ओनली इन एनिमल सेल। ये इस लाइजोसोम्स को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर में जाएगा, लाइजोसोम क्या करता है? उसको कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद उसको वहीं पर खत्म करने का काम ये करता है और खुद भी खत्म हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। ठीक है, ये केवल किस में पाया जाएगा?
एनिमल सेल में, प्लांट सेल में इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा है स्फीरोजोम, ये पाया जाता है प्लांट सेल में। किस में पाया जाता है? ओनली इन प्लांट सेल। अब ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं रहता। ये क्वेश्चन में जनरली आपको पूछा जाता है कि कौन सा प्लांट सेल का कंपोनेंट है, कौन सा एनिमल सेल में पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये क्या काम करता है? फैटी एसिड सिंथेसिस, इसका एक काम है फैटी एसिड का सिंथेसिस कराना। और भी कुछ कुछ चीजों का सिंथेसिस करता है, जैसे सुबेरीन, काइटिन, ये सब का क्या करता है? ये सिंथेसिस का काम करता है। फिर आता है तीसरा पेरोक्सीजोम। पेरोक्सीजोम किसमें यूज करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन में यूज होता है इसका। फोटो रेस्पिरेशन में इसका यूज होता है। ये केवल उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ जो जनरली क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। बाकी चीज आपको जानने के लिए उतना जरूरी नहीं है ना। इसमें से अगर ऑर्गेनेल में से एक आध या दो क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं में से रिलेटेड कुछ रहेंगे। कौन सा कहाँ टेक पार्ट करता है, किसका क्या फंक्शन है, किसको किसने दिया, कैसे सिंथेसिस किया, जो मेजर पॉइंट है केवल हम लोग उसी को लिखते चल रहे हैं। चलो, तो इस तरह से क्या हो गया? माइक्रो बॉडीज भी कंप्लीट हो गया। अब एक देखते हैं सबसे काम का चीज आपका राइबोसोम। राइबोसोम ये काम का है। अब देखो, राइबोसोम जो है, पहले आप ये समझ लो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो राइबोसोम में क्या रहता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये ऐसा कुछ है ना। दो सब यूनिट इसमें पाए जाते हैं हर राइबोसोम में। एक जो होता है ऊपर वाला, इसको कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, ठीक। और ये जो लार्ज होता है, ये जैसा दिखता है वैसा ही सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। 70S राइबोसोम होता है एक, और एक होता है 80S। तो ये जो 70S राइबोसोम्स है, ये किस में पाए जाते हैं? और यूकैरियोटिक में? ये भी प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। तो उनमें ये पाया जाता है 70S राइबोसोम। अब आपको अगर ये पूछा जाए कि 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलोगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों में, है ना। एंड यूकैरियोटिक सेल ये, और यूकैरियोट्स में कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये, ठीक। और 80S केवल यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये जो S टर्म लगा है 70S 80S, इस S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। ये एक साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग नाम के, जिसने ये यूनिट डिसाइड किया था। चलो इसको लिख लो। एक चीज और देख लो, जब ये 70S राइबोसोम टूटता है तो किस में टूटता है?
30 कितना में 30s 50s। तो जो छोटा सब यूनिट रहता है वो 30s टाइप का होता है और बड़ा वाला 50s। अब दोनों को जोड़ोगे तो 80 होता है कायदे से, लेकिन ये बनता 70s ही है। वैसे ही अगर 80s को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, ये टूटता है 40s 60s इस तरह से। तो इसके सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट किस किस संख्या में टूटते हैं ये आपको याद रहना चाहिए। हो गया। चलो लास्ट देखते हैं, सेंट्रोजोम। चलो इसका टर्म जो दिया था, टर्म बोवरी ने, ये टर्म दिया। ये जो सेंट्रोजोम है ये एक प्रकार का क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कहां पर पाया जाता है, सेल के दोनों छोर पे। ये किस में रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन में। जब सेल डिवीजन होता है तो इसी सेंट्रोजोम के माध्यम से क्रोमोजोम अलग अलग होकर के अपोजिट पोल की तरफ क्या रहते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली सेल का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है ये, फाइब्रस है ना। चलो इसमें कुछ लिख लो, सब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, सब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ऐसा कैसा होता है ये, सब सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। किससे बना होता है ये, माइक्रोट्यूब्यूल से। ठीक है, बस इतना ही जानो क्या होता है। आगे हम लोग सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल डिवीजन में देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा एक जनरल स्टडी सारे सेल ऑर्गेनेल का। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहोगे तो उस समय कुछ और चीज़ें आएंगी, नहीं समझ में आएगा तो उसको पूछते जाना। ठीक है, अभी हम लोग अब देखेंगे क्रोमेटीन। ये सारी चीज़ें रटने की है, इसको मैं मैक्सिमम रटना है, समझे समझाने का कोई खास चीज़ें नहीं है। क्रोमेटीन से पहले अपन देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। चलो इसको तो मिटाया नहीं। न्यूक्लिक एसिड, इसको देखते हैं हम लोग पहले। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किया एफ मिशर ने। और न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है
ये दिया अल्टमान ने, ये ठीक। चलो लिखो एक लाइन, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेड अप ऑफ, किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये इसके एलिमेंट्स हैं जिनसे न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, अब इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसको देखते हैं। जनरली न्यूक्लिक एसिड में 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सुगर। कैसा वाला सुगर होता है? पेंटोज सुगर, है ना। हम लोग देखेंगे, अभी डायग्राम बनाएंगे। पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस सुगर का इस पेंटागन टाइप का होता है। ये है पेंटोज, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, है ना। तो पेंटोज सुगर कहा जाता है। दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप। इसमें एक होता है क्या? फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा होता है नाइट्रोजीनस बेस। तो ये 3 कंपोनेंट से मिल करके न्यूक्लिक एसिड तैयार होता है। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखेंगे। सुगर, कैसा सुगर होता है? पेंटोज सुगर। अब इसी के आधार पे, इस सुगर के आधार पे ही न्यूक्लिक एसिड 2 तरह से होते हैं। एक होता है राइबोस सुगर और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोस सुगर। जब डीऑक्सी राइबोस सुगर होगा तो क्या कहलाता है? डीएनए, है ना। आप लोग कहते हैं डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड। आ रहा है बात समझ में? तो ये कितने प्रकार से हो गए? एक हो गया राइबोस सुगर और दूसरा डीऑक्सी राइबोस सुगर। इसी के आधार पे राइबोस सुगर जब होता है तो आरएनए बनता है, डीऑक्सी राइबोस होता है तो डीएनए बनता है। ठीक, अब है फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके प्रेजेंस और एब्सेंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पे 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। एक होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। ये बहुत कॉमन चीज है, ये क्वेश्चन जनरली पूछेगा आपको, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोटाइड, जहां पर न्यूक्लियोटाइड टर्म आया, आपने क्या लिखा है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड को कहा है, जैसे हम लोग फैट को कह सकते हैं पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड। आ रहा है बात समझ में? मतलब बहुत सारे फैटी एसिड रिपीट होते हैं तो क्या बनता है? लिपिड्स, है ना। वैसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाते हैं और बनता है न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड, एक कड़ी में क्या मौजूद होता है? एक आपका होता है सुगर और प्लस नाइट्रोजीनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। जब ये तीनों मौजूद हो तो क्या कहलाता है? ये न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड कब कहलाएगा? ये जब सुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस हो। फॉस्फेट ग्रुप डी अटैच हो गया तो वो सिर्फ रह जाएगा न्यूक्लियोसाइड। आ रहा है बात समझ में? समझ आया? जब ये सुगर, नाइट्रोजीनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों मौजूद रहेगा तो क्या कहलाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? केवल सुगर और
नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप वहां पर नहीं रहता। आ गया समझ में? चलो अब इसको देखते हैं, नाइट्रोजिनस बेसेस क्या है। नाइट्रोजिनस बेसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरीन्स और दूसरा पायरिमिडीन्स। ये दो होते हैं। प्यूरीन्स में क्या क्या आते हैं? एडिनाइन एंड गुआनिन। पायरिमिडिन में थाइमीन और साइटोसाइन एंड यूरासिल। ये इस तरह से, ठीक है। तो डीएनए में पेयरिंग कैसे होता है इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अभी टाइम हो रहा है, अभी तो टाइम है। एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है उसको देखते हैं। आपने क्या कहा, न्यूक्लियोटाइड में क्या होना चाहिए? सुगर। पहला हमने डाला सुगर, ये सुगर हो गया, पेंटोस सुगर। फिर क्या कहते हो? नाइट्रोजिनस बेस। यहां पर इसका अटैचमेंट रहता है नाइट्रोजिनस बेस का। कोई भी एक नाइट्रोजिनस बेस ले लो, हमने ले लिया एडिनाइन, एडिनाइन का ए, ठीक है। एडिनाइन, गुआनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन, यूरासिल, ये 5 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। आ रहा है बात समझ में? डीएनए में नहीं होता। ये जो है सिर्फ डीएनए में मिलेगा और ये जो है सिर्फ आरएनए में मिलेगा। मतलब यूरासिल की जगह थाइमीन पेयर करता है, ठीक है। फिर तीसरा आपने क्या कहा? फॉस्फेट ग्रुप। ये यहां पर फॉस्फेट ग्रुप ये अटैच हो गया। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर एक बना वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से अटैच होते चले जाते हैं और क्या बनाते हैं? डीएनए। देखते हैं कैसे बनाता है। अब अगला फॉस्फेट ग्रुप इससे जुड़ेगा, ये PO4 यहां पे जुड़ गया, ठीक। अब ये कैसे बनेगा? यहां पर फिर से एक न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ, ऐसे करके। ये यहां पर सपोज कोई और आ गया, G आ गया सपोज, ठीक है। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो गए, हुए कि नहीं हुए? अब ये जो है एडिनाइन हमेशा पेयर करता है डबल बॉन्ड के साथ। किसके साथ? किसके साथ पेयरिंग करेगा? थाइमीन के साथ। ये सब पता है, आप लोगों ने देखा है। थाइमीन के साथ यहाँ पे पेयर बना दिया। और गुआनिन किसके साथ पेयर करता है? साइटोसाइन के साथ। और यहाँ पर मौजूद होता है ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे। आ रहा है समझ में? अब यहां पर फिर से कैसे अटैच होगा? यहां पर उल्टा हो जाता है, ऐसे। और ये फॉस्फेट ग्रुप। आ गया समझ में? ऐसे अटैचमेंट होते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो ये क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। इधर जुड़ेगा तो ये इधर भी जुड़ते चले जाएगा, तो ये क्या बनता है? एक तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब ये जो जिस बॉन्ड से अटैच होते हैं उसको हम लोग जानेंगे। ये जो बॉन्ड होता है जहां पर शुगर और फॉस्फेट का बॉन्ड है, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर ईस्टर बॉन्ड। क्या कहलाता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है किसके किसके बीच का है? ये शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, इसके बीच का बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक। आ रहा है बात समझ में? और यहां पर जो मौजूद रहते हैं ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये 3 तरह के बॉन्ड डीएनए बनाने में उपयोग होते हैं। एक होता है फॉस्फोडाइस्टर, किसके किसके बीच में? फॉस्फेट और शुगर के बीच में। दूसरा होता है
नाइट्रोजीनस बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक, और तीसरा होता है दो नाइट्रोजीनस बेस के बीच में कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का। मिटा दिया जाए, बना लिया ना। चलो अब हम लोग देखेंगे डीएनए। डीएनए के बारे में थोड़ा सा, चलो फटाफट लिखते चलना। डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। क्रिक, इसने दिया डबल हेलिकल मॉडल। फिर है लिखो, टू न्यूक्लियोटाइड चेन, टू न्यूक्लियोटाइड चेन runs anti parallel, runs anti parallel, टू न्यूक्लियोटाइड चेन रन्स एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर रेखाएं जो एक ही डायरेक्शन में भागती हैं उसको कहते हैं पैरेलल। एंटी पैरेलल आपने लिखा है, कहने का मतलब एक इस तरफ जाते रहेगा, दूसरा इधर को। आपने देखा वहाँ पे जब दो न्यूक्लियोटाइड को हम लोग जोड़े तो एक में शुगर ग्रुप ऊपर की तरफ था, दूसरे नीचे की तरफ। मतलब इस डीएनए में एक तरफ ऐसा रहता है 5' एंड से 3' एंड, और इधर रहेगा 5' से 3' एंड, है ना। तो ये एंटी पैरेलल कहलाया, है ना। अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, आपने क्या लिखा, रन्स दो न्यूक्लियोटाइड चेन। एक न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो एक स्ट्रैंड बनेगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो दूसरा चेन बनेगा। इसीलिए क्या कहा आपने, टू न्यूक्लियोटाइड चेन रन्स एंटी पैरेलल। अब देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा सा उसी टाइप का समझाने के लिए। समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक। ऐसा ये सपोज डीएनए है सांप टाइप का। क्या है ये, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। डीएनए कैसा कॉइलिंग, कॉइल देखा है आपने, एग्जैक्टली दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े रहते हैं और वो क्या रहता है, ट्विस्ट फॉर्म में, कॉइलिंग। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कितने कितने लंबाई का होता है, इसके बारे में। चलो लिखते चलो इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फर्स्ट स्टडीड बाई, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फर्स्ट स्टडीड बाई आर फ्रैंकलिन। ये फ्रैंकलिन ने सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी की, किसके माध्यम से, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, ग्राफी मेथड के द्वारा स्टडी किया। एक्सरे भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा आपका। एक्सरे के थ्रू रोजलिंड फ्रैंकलिन ने सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी की। चलो अब उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, पहला देखेंगे डायामीटर, डायामीटर ऑफ हेलिक्स कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, क्या यूनिट है ये, एंगस्ट्रॉम लगा है, ये कभी सुने हो, सुने हो, क्या होता है ये, क्या होता है एंगस्ट्रॉम का मतलब, कितना होता है,
नहीं पता? गजब के आदमी हो। 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1/10 भाग मीटर का कहलाता है क्या? एंगस्ट्रॉम। आया बात समझ में? चलो, तो ये जो है आपने क्या लिखा? डायामीटर ऑफ हेलिक्स। डायामीटर कैसे नापोगे? अब ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर है आपके पास, इसका डायामीटर कैसे होगा? ये होगा, यही डायामीटर होता है और ये कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम का। समझना इसको। अब लिखो पिच ऑफ हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स, ये क्या होता है? पिच ऑफ हेलिक्स ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम का। पिच ऑफ हेलिक्स कहलाता है 34 एंगस्ट्रॉम का। पिच ऑफ हेलिक्स कहने का मतलब है एक कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न। सपोज ये डीएनए है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक। एक कंप्लीट टर्न, इसका कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का होगा। ये होगा कि नहीं होगा? आपने कोई चीज़ ऐसा लिया है तार टाइप का स्ट्रक्चर, सपोज ये एक लाइन है, अगर एक कंप्लीट टर्न आप बोलोगे तो ये कुछ ऐसा होगा आपका। यही तो एक टर्न हो गया, आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा ये, आप इसको यहाँ जोड़ दो तो सर्कल बन रहा है ना। तो डीएनए का एक कंप्लीट टर्न, उसको हम लोग कहते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। इसको लिख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट टर्न। तो जो एक टर्न बनता है वो कितने लंबाई का रहता है? 34 एंगस्ट्रॉम का। अब है बेसिस। एडजेसेंट बेसिस आर सेपरेटेड बाई 3.4 एंगस्ट्रॉम। दो बेस की दूरी, समझ रहे हो? एडजेसेंट कहने का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट अगल बगल वाले, है ना। एक बेस दूसरे बेस से, बेस कहने का मतलब क्या है? बेस है ये, क्या है ये बेस? नाइट्रोजीनस बेसिस। आपके दिमाग में सीधा नाइट्रोजीनस बेसिस आना चाहिए अब जब भी मैं बेस बोलूंगा तो। आ रहा है बात समझ में? नाइट्रोजीनस बेसिस में अब क्या क्या है? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या है? बोलो, जोर से बोलो, देख के बोलो, नहीं बोल पा रहे हो तो। एडिनाइन, गुआनाइन। पायरिमिडिन्स में और यूरासिल। तो ये सारे क्या है? नाइट्रोजीनस बेसिस है। एक बेस से दूसरे बेस की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब लिखो अगला पॉइंट। ईच टर्न कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। ईच टर्न कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स आते हैं। अब मैंने बेस नहीं कहा है, बेस पेयर्स। कैसे आए हैं बेस पेयर्स? ये जो आपका क्या है? एक टर्न है, ठीक है। अब क्योंकि डीएनए क्या है? डबल हेलिकल है, ऐसे जाएगा, है ना। अब एक बेस यहाँ अटैच है, एक बेस यहाँ अटैच है, तो अब क्या हो गए? बेस पेयर हो गए। तो एक टर्न में टोटल कितने बेस आएंगे? 10 बेस पेयर्स। आ रहा है समझ में कि नहीं? दिमाग में बैठा पा रहे हो कि स्ट्रक्चर को नहीं पा रहे हो? भाई ये आपका ऐसा है, यहाँ पर क्या था? फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजीनस बेस, फिर यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप, फिर ऐसे करके शुगर, ये कोई नाइट्रोजीनस बेस, फिर यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप, फिर कोई शुगर और फिर कोई नाइट्रोजीनस बेस, ठीक है। तो ये जो एडजेसेंट बेस है, ये दोनों, इनकी बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की। ये एडजेसेंट बेस है, आपने लिखा है सेपरेटेड बाई 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो है एक एक ठो नाइट्रोजीनस बेसिस है। अब ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड कब होगा? जब इस पे इधर जुड़ेगा,
ऐसे करके, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फिर इससे अटैच होगा, दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके इससे जुड़ते जाएगा, तो ये क्या है, डबल स्ट्रैंडेड बनेगा। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है, ये दोनों, ये क्या कहलाया, बेस पेयर्स। समझ आया बेस पेयर किसको कहें, ये बेस पेयर है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जब एक टर्न करेगा तो कितने बेस पेयर्स आएंगे, ऐसे ऐसे करके टोटल 10 बेस पेयर। अब समझ में आया बात। एडजेसेंट बेस कहने का मतलब ये दोनों बेस, इन दोनों की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और क्या लिखा है, पिच ऑफ हेलिक्स कहने का मतलब एक कंप्लीट टर्न। इस एक कंप्लीट टर्न में टोटल 10 बेस पेयर्स आते हैं और उसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम की। आया समझ में। चलो आज के लिए इतना ही देखते हैं, कल फिर देखेंगे।